बेटा साक्षी, जरा संभल कर। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो, अभी अभी गिरते गिरते हुए बची हो। अगर गलती से तुम टकरा जाती तो देखो, सामने की दीवार से तुम्हारा सर टकरा जाता, और अगर निशान पड़ जाता तो इतना सुंदर सा चेहरा बिगड़ जाता। कभी कभी तो फ़ोन से नज़र हटा लो बेटा। ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। रास्ते में, गाड़ी में, और तो और ट्रेन में, हर जगह हर वक्त फ़ोन पर ही नज़र रहती है। ना जाने देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। सुनीता जी अपनी पोती साक्षी से कह रही थी। साक्षी ने पहले इधर उधर देखा, फिर बोली, दादी, आपका टोकना ज़रूरी था क्या? अभी मैं गिर जाती तो? कितनी बार कहा है मुझे टोका मत करो। मुझे पता है मुझे किधर चलना है। ऐसे में मैं नहीं गिरती। आपके टोकने से मैं ज़रूर टकरा जाती हूँ। सही कहती है मम्मी, आप अपने काम से मतलब नहीं रखती और हर किसी के मामले में टांग अड़ाती रहती है। कोई काम नहीं रहता तो जाकर अपने कमरे में क्यों नहीं बैठती है? साक्षी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ प्रतिभा आई और बोली, बेटा साक्षी, तुम आ गई, और ये क्या, घर में आते ही नाराज़? मेरी राजकुमारी को किसने नाराज़ कर दिया? साक्षी बोली, मम्मा, दादी को समझा लो, मुझे बात बात पर नसीहत ना दे। अभी इनकी वजह से मैं गिरते गिरते बची हूँ। सोच लो, अगर मेरा सर फट जाता तो क्या आपकी राजकुमारी को कोई ढंग का राजकुमार मिलता? प्रतिभा सुनीता जी की तरफ देखी। सुनीता जी कुछ बोलना चाही तो प्रतिमा ने पहले ही उन्हें चुप करा दिया और बोली, मम्मी जी, अब आप ये कहेंगे कि आपने तो साक्षी को बचाया, पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती हैं। आप बातों को बनाती कम, बिगाड़ती ज़्यादा हैं। अब आप अपनी दलित अपने पास ही रखिए। चलो बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो। इनका तो रोज़ का यही है, बस घर के माहौल को बस खराब करना है। इतना कहकर प्रतिमा भी अपनी बेटी के साथ चली गई। सुनीता जी का बेटा राजीव दफ्तर से लौटा ही था। बाहर तक सबकी आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर आया, बोला, माँ, घर से इतनी तेज़ आवाज़ क्यों आ रही थी? अब क्या हुआ? सुनीता जी बोली, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो बस साक्षी फ़ोन देखते हुए चल रही थी और मैंने उसे टोक दिया। भगवान का शुक्र है कि उसे चोट नहीं लगी, पर बहू तो उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। राजीव बोला, माँ, साक्षी कोई बच्ची नहीं है जो आप उसे चलना और बोलना सिखाती हैं। बचपन में जब पोती का ख्याल रखना था तब तो आप भैया के साथ रहती थी। उस वक्त पोती की कोई चिंता नहीं होती थी। आज जब वो अपने पैरों पर खड़ी है तो आपको उसकी चिंता हो रही है। माँ, हाथ जोड़ता हूँ, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए और घर की शांति बनी रहने दीजिए। इतना कहते हुए राजीव अपने कमरे में चला गया। वो आशा भरी निगाहों से बेटे की तरफ देखती रही और बेटा उनसे मुंह फेरकर चला गया। राजीव के जाने के बाद सुनीता जी अपने कमरे में गई और अपने पति कैलाश बाबू की तस्वीर को देखकर आंसू बहाते हुए बोली, आप तो कहते थे कि मैं 2 बेटे नहीं, 2 कंधे छोड़ जा रहा हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, पर यहाँ तो बच्चे अपनी माँ के भरोसे को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो विलाप करती हुई बोली, मुझे आज भी याद है, जब बहू माँ बनने वाली थी तो मैंने बड़े प्यार से राजीव से कहा था कि बहू की देखभाल के लिए मैं आ जाती हूँ। तब इसी बेटे ने कहा था कि आपके आने से बहू का काम बढ़ जाएगा, तो आप भैया के पास ही रहिए। जिस माँ की हर बात पर बचपन में पहले भरोसा था, वही माँ आज शक के घेरे में है। ये कैसी विडंबना है? इतनी कहते हुए सुनीता जी रोने लगी। तभी सुनीता जी का फ़ोन बजा। उसका बड़ा बेटा संजीव बोला, माँ, कैसी है? ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ रही? अपना ध्यान रखिएगा और च्यवनप्राश खाते रहिएगा, वरना आपका घुटनों का दर्द फिर शुरू हो जाएगा। सुनीता जी बोली, इतनी दूर रहकर भी तुम्हें मेरा इतना ख्याल रहता है, तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? संजीव बोला, आप तो जानती है, राधा पत्नी के जाने के बाद मुझे वो शहर, वो देश रास नहीं आया। जब तक वो थी, जाने का एक मकसद था। उसके जाने के बाद कुणाल बेटा को मैंने हॉस्टल में डाल दिया। अब कुणाल अपने अकेले होने का मुझे जिम्मेदार ठहराने लगा। आज देखिए, वो भी मुझसे मिलने नहीं आता है और उसने भी अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि मैं अपने पास आपको नहीं रख पाता, क्योंकि आपका शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सुनीता जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं हर दर्द बर्दाश्त कर लूँगी, बस तुम्हारी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती है। संजीव बोला, माँ, आप ठीक तो है ना? आपकी आवाज़ में दर्द है। राजीव आपका ख्याल तो रखता है। बेचारी सुनीता जी आखिर बेटे को कहती भी तो क्या कहती कि जो डर उसके मन में है वही तकलीफ़ तो उसकी माँ भी झेल रही है। सुनीता जी चुपचाप अपने कमरे में उदास बैठी थी। प्रतिभा राजीव को जाकर बताई कि जेठ जी का फ़ोन आया था
और मम्मी जी रो रो कर सारी बात बता रही थी। राजीव माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैंने सुना भैया का फ़ोन आया था। आप तो बड़ी पड़ी थी, आपने तो सब उगल दिया होगा। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर कि माँ बाप बुढ़ापे में अपने ही बच्चों की शिकायत अपने दूसरे बच्चे से कैसे करते हैं। सुनीता जी बोली, बेटा, तुम जो कह रहे हो क्या वो तुम्हारा मन मानने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जिस माँ की हर बात बचपन में तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे, आज उसी माँ के भरोसे को तुमने कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसे हो। अब ये बात तुम मानो या ना मानो, बहू से कह देना रात का खाना खाने की इच्छा नहीं है, पेट और मन दोनों भर गया है। इतना कहकर सुनीता जी मुंह फेर कर सो गई। अब सुनीता जी का ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, ना किसी से मिलती थी, ना किसी को टोकती थी। एक रोज़ साक्षी का कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रही थी और पीछे से प्रतिभा उसे आवाज़ लगा रही थी। सुनीता जी सब देख रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी उधर से डाकिया आया और सुनीता जी के नाम का लिफाफा उन्हें दिया। प्रतिभा बोली, मम्मी जी, आप देख रही थी कि मैं साक्षी को कब से आवाज़ लगा रही थी। आप उससे कह तो सकती थी कि मैं उसे आवाज़ लगा रही हूँ। मेरी आवाज़ आपके कान में नहीं गई, पर डाकिये की आवाज़ आपके कान में ज़रूर चली गई। सुनीता जी मुस्कुराकर बोली, बहू, तुमने ही तो कहा था कि मैं घर में किसी के मामले में दखलंदाजी ना करूँ। एक बार में मुझे बता दो क्या करना है। इस तरह से घुट घुट कर मुझसे जिया नहीं जाता। और यहाँ तक कि इस चेक की बात तो ये लो। इतना कहकर सुनीता जी ने चेक फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दिया और चली गई। शाम में जब बेटा लौट कर आया तो प्रतिभा ने खूब बखेड़ा खड़ा किया और सारी बात बताई। राजीव सुनीता जी के कमरे में गया और बोला, माँ, ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने भैया का भेजा हुआ चेक फाड़ दिया? बुढ़ापे में सठिया गई है क्या? अब शहर में मैंने जो घर बुक किया है उसका EMI कैसे भरूंगा? पापा के पेंशन को भी दबाकर बैठी है। अरे आप माँ है या दुश्मन? प्रतिभा जी उठकर खड़ी हो गई और बोली, बस बहुत हुआ। पहली बात, तुम जिस घर में खड़े होकर बोल रहे हो वो मेरे पति का है। दूसरी बात, पति की मृत्यु के बाद उसका पेंशन उसकी पत्नी का सहारा होता है, ना कि उसके बेटे के परिवार का। अब उसके पेंशन से ही मेरा गुजारा हो जाएगा। प्रतिभा आगे बढ़कर बोली, मम्मी जी, आपको हो क्या गया है? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपका दिमाग लगता है काम करना बंद कर दिया है। सुनीता जी बोली, बहू, मैंने तो 2 बेटे पैदा किए थे, कोई तो सहारा बनेगा। तुम सोचो, तुमने अपनी बेटी को क्या शिक्षा दी है? ना तो बड़ों से बात करने की तमीज़ है, ना अपने परिवार के मान सम्मान की कोई चिंता है। आगे चलकर तुम क्या करोगी? इतना कहकर सुनीता जी अपने कमरे में चली गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी उधर से साक्षी आई और बोली, पापा, मैं आज शॉपिंग के लिए गई, मेरे कार्ड में पैसे ही नहीं है। बताओ, मेरे दोस्तों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। ध्यान से मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। इतना कहते हुए साक्षी अपने कमरे में चली गई। वो हैरानी से बेटी की तरफ देख रहा था। प्रतिभा बोली, आप उसे छोड़िए, ये सोचिए कि अब उस फ्लैट का पैसा हम कैसे भरेंगे। राजीव बोला, तुम्हें पैसों की पड़ी है? हमारा भविष्य यहाँ बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं। प्रतिभा बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? राजीव बोला, अब कहने सुनने को बचा क्या है? माँ सही कहती है, हम पैसे बटोरने में रह गए और एक बेटी को संस्कार तक नहीं दे पाए। मेरी बेटी ने अगर मुझे इतना कुछ बोली है तो शायद मैं इसी योग्य हूँ। निराश राजीव वहाँ से उठकर चला गया। दूसरे दिन राजीव ने जब देखा कि पैसा नहीं निकाले गए, तब उसने माँ को फ़ोन किया और माँ ने सारी घटना बताई और कहा कि अगर माँ की चिंता है तो अपनी यादों से बाहर निकलो और अपने देश लौट आओ। इधर एक रोज़ साक्षी ने प्रतिभा को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस दिन सुनीता जी के सब्र का बांध टूट गया और साक्षी को एक थप्पड़ लगाया और बोली, अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि अपने टूटे घर को संभाल सकती है। अगर यही सब करना है तो अपने बलबूते पर कहीं और जाकर करो। मेरे घर में बड़ों का अपमान नहीं किया जाता है। दोबारा से अगर तुम्हारी ऊंची आवाज़ मैंने सुनी तो तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। अब मुझे बच्चों का मोह नहीं। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा नहीं, मुझे उनके साथ अब नहीं रहना। इससे अच्छा तो मैं अकेली ही रह लूँगी। इतना कहकर सुनीता जी घर से बाहर टहलने के लिए निकल गई। रात में प्रतिभा ने राजीव को सारी बात बताई। राजीव बोला, गलती कहीं ना कहीं मेरी ही है, जो माँ के दिए हुए शिक्षा से मैं भटक गया था।
इसीलिए तो अपनी बेटी को भी सही संस्कार नहीं दे पाया। माँ जो कर रही है उसके भविष्य के लिए ठीक कर रही है। अब तो मैं माँ से नज़रें मिलाने के लायक भी नहीं हूँ। बेहतर रहेगा तुम भी अपना व्यवहार बदल लो, वरना ऐसा न हो कि जो हमने माँ बाप के साथ किया आगे चलकर वही हमें भी सहना पड़े। समय रहते अपनी भूल को सुधार लो, यही हमारा प्रायश्चित होगा। प्रतिभा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सुनीता जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपने बर्ताव के लिए और बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए उनसे माफ़ी और उनकी मदद मांगी। वो बोली, बहू, कई बार बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर बनना पड़ता है। तुम भी साक्षी के लिए थोड़ी कठोर बनो। जब उसे लगेगा कि और कोई रास्ता नहीं है तो उसे सीधे रास्ते पर आना ही होगा। हर किसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और आखिरकार साक्षी को भी सही रास्ते पर आना ही पड़ा। आगे चलकर राजीव भी अपनी पुरानी यादों से बाहर आया और अपने देश लौट आया। फिर मिलजुल कर पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। दोस्तों, कई बार जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो हम अहंकार में उनके साथ कठोर व्यवहार कर जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिस माता पिता पर बचपन में हम आंख बंद करके भरोसा करते थे, बाद में उसी भरोसे को हम क्यों तोड़ देते हैं।